हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों से एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम बहुत सारे सवालात के घेरे में है। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ये कहते हैं कि एनपीएस को रिवोक कर दिया जाना चाहिए और ओपीएस के लागू कर दिया जाना चाहिए। आखिर एनपीएस है क्या, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम जो है एक सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1/1/2004 से लागू किया है और जम्मू कश्मीर में यही इनिशिएटिव जो है 1/1/2010 से लागू हुआ है। ये एक पेंशन प्रोग्राम है जो हर गवर्नमेंट मुलाजिम के अलावा प्राइवेट मुलाजिम के लिए भी, यानी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मुलाजमीन सिवाय आर्म्ड फोर्स के लिए ओपन है। ये स्कीम पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करने को इनकरेज करती है ताकि रिटायर होने के बाद एक हर मुलाजिम को पेंशन के रूप में उसको पैसा मिले। पहले जो एनपीएस थी 1/1/2004 तक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए थी, लेकिन बाद में इसको पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हर एक के लिए, हर हिंदुस्तानी शहरी के लिए ओपन कर दिया है। आखिर एनपीएस के मुतल्लिक इतने शक व शुबहात क्यों हैं? क्या ये एनपीएस का पैसा कहीं गैर महफूज हाथों में तो नहीं है? नहीं, एनपीएस बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बैक करती है इस स्कीम को। ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है जिसको रेगुलेट PFRDA यानी पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है रेगुलेट करती है। ये एक पोर्टेबल रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है, यानी कि जब एक एनपीएस सब्सक्राइबर रिटायर हो जाता है 60 साल की उम्र के बाद, उसको अच्छी लाइफ जीने के लिए यही पैसा जो एकमुलेट उसके पेंशन कॉर्पस में होता है, जो उसका पेंशन कॉर्पस होता है, उससे उसको माहाना पेंशन के रूप में दिया जाता है ताकि वो अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है अच्छे तरीके से जी ले। एनपीएस के बारे में पढ़ने से हमें ये मिला कि एनपीएस के कुछ फेजेस हैं, यानी नेशनल पेंशन स्कीम के कुछ फेजेस हैं। वो कौन कौन से फेजेस हैं? उसमें नंबर 1 फेज़ जो है वह है एनपीएस एकमुलेशन फेज़, यानी कि जिसमें एक मुलाजिम जो है अपना पैसा जो है एकमुलेट करता है, यानी कि उसमें छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके, छोटी छोटी सब्सक्रिप्शंस करके वो अपना एनपीएस कॉर्पस बिल्ड करता है, यानी अपना एनपीएस पैसा बनाता है। उसके बाद इसमें दूसरा फेज़ आता है जिसको रिटायरमेंट और एनपीएस एन्युटी पेंशन फेज़ कहा जाता है, यानी कि जब एक एम्प्लॉई जो है अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शंस करके लास्ट पे रिटायर होता है और रिटायरमेंट के वक्त उसको उसका जो एनपीएस कॉर्पस होता है, उसका जो टोटल एकमुलेटेड पैसा होता है, उसमें से उसको रिटायरमेंट के वक्त 60% एकमुलेटेड जो अमाउंट होता है लमसम में दिया जाता है और 40% जो पैसा है वहीं पे रखा जाता है, यानी PFRDA के पास ही वो पैसा रहता है और वो पैसा उसको बाद में रिटायरमेंट के बाद पेंशन की शेप में मिलता है, जो कि उसके पेंशन खाते में माहाना क्रेडिट होता रहता है। अब सवाल पैदा होता है कि एनपीएस को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान क्यों कहा जाता है? एनपीएस को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एनपीएस सब्सक्राइबर होता है वो अपना खुद का पैसा कंट्रीब्यूट करता है और जिसमें कंट्रीब्यूट करने का पैसा जो है वो डिफाइंड है कि वो 10% करे या 20% करे या जितना भी करे, लेकिन उसके जो रिफंड्स हैं उसके एग्जिट से, जब उसका एग्जिट होगा, जैसे रिटायरमेंट होगी, उस वक्त ये पता नहीं है कि उस पर कितना रिटर्न्स मिलेगा। सो इससे ये चीज़ मालूम हो जाती है, अगर हम ज़्यादा पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा ही एनपीएस कॉर्पस बनेगा, यानी कि ज़्यादा ही पैसा एकमुलेट होगा। अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसा तब भी जमा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा पैसा जमा करते हैं तो ज़्यादा आपको पैसा वापस, ज़्यादा रिटर्न, हैप्पी रिटर्न्स मिलेंगे, और अगर ज़्यादा वक्त के लिए करते हैं तब भी आपको इसमें एनपीएस में हैंडसम रिटर्न्स मिलेंगे। इसीलिए इसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान कहा जाता है। चलिए देखते हैं एनपीएस में कौन लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या एनपीएस में अपना पैसा जमा कर सकते हैं।
तो सबसे पहले एम्प्लॉइज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं वो जो है अपना पैसा एनपीएस में मैंडेटरीली है उनके लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि बेसिक पे 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए का है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ भी हैं जो अपनी सैलरी से 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में, यानी स्टेट एम्प्लॉय के केस में, सेंट्रल एम्प्लॉइज़ के केस में 14% जो है एम्प्लॉयर शेयर गवर्नमेंट जो है उस एम्प्लॉय के खाते में जमा करती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ और ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया 18 साल से अबव 60 साल तक एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइए एक नज़र मारते हैं उन अकाउंट्स पर जिन अकाउंट्स में जो है एनपीएस की इन्वेस्टमेंट होती है। सबसे पहले एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक यूनिक आईडी बनती है, जिस यूनिक आईडी का नाम है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसको आम प्रान कार्ड के नाम से जाना जाता है। ये नंबर एक एम्प्लॉई के लिए यूनिक होता है और पूरी लाइफ में वो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कर सकता है। इसके अलावा एनपीएस में एक टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट होता है। टीयर 1 प्राइमरी अकाउंट है जो कि हर एक एम्प्लॉई के लिए जिसने किसी भी, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब ली 1/1/2010, 1/1/2004 इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ली है, तो उसको ये टीयर 1 का अकाउंट बनाना ज़रूरी है। अगर आप टीयर 2 का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए पहले टीयर 1 का अकाउंट खोलना ज़रूरी है, यानी कि टीयर 1 फंडामेंटल अकाउंट है एनपीएस सब्सक्रिप्शन के लिए। टीयर 2 अकाउंट क्या है? टीयर 2 अकाउंट बेसिकली एनपीएस इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इसमें आप पैसा जमा भी कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो, बल्कि टीयर 1 में ऐसा प्रोविज़न नहीं है, बल्कि उसमें विड्रॉल जो है वह लिमिटेड हैं कि कुछ परसेंटेज है विड्रॉल की। टीयर 2 में ऐसा कुछ नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसमें हम पैसा जमा भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब जो पैसा एक एनपीएस एम्प्लॉय जमा करता है वो किस फंड में इन्वेस्ट होता है, यानी कि गवर्नमेंट किस फंड में उसको आगे यूज़ करती है, यूटिलाइज करती है और उससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिटर्न्स मिलते हैं। फिलहाल एनपीएस जो है 4 स्कीम्स में इन्वेस्ट होता है। नंबर 1 EGCA, ई फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि बिजनेस में, जिसकी कैपिंग इस वक्त 75% है। जी फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़, ये ग्रांटेड प्लान है। इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी ग्रांटेड प्लान है। और इन्वेस्टमेंट इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि रियल एस्टेट में वगैरह पैसा लगता है। इन 4 कैटेगरीज में जो हमारा एनपीएस का पैसा है इन्वेस्ट होता है, और इसमें EGCA का नाम दिया गया है। और इन सब में जो है एनपीएस का पैसा 100% इन्वेस्ट होता है, बल्कि जो ई कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट है इसमें 75% पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए 2 चॉइसेस भी हैं, यानी कि अपनी मर्जी से जो पैसा जो है इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। एक चॉइस का नाम है एनपीएस ऑटो चॉइस, दूसरी का नाम है एनपीएस एक्टिव चॉइस। एनपीएस ऑटो चॉइस में ऐसा है कि किसी एम्प्लॉय को, किसी सब्सक्राइबर को पैसे की इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है, उसको ये पता नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से मैनेज करे, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट खुद ही मैनेज करती है और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लाइफ साइकिल फंड में इन्वेस्ट की जाती है। दूसरी है एनपीएस एक्टिव चॉइस। जैसा कि ये खुद ही जाहिर होता है कि एनपीएस एक्टिव चॉइस जो है, इसमें अगर एम्प्लॉय को ये पता है कि मैंने किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करना है, इन्वेस्ट करना है, किन फंड्स में मैंने पैसे को लगाना है, तो वो अपनी मर्जी से एनपीएस एक्टिव चॉइस के द्वारा अपने पैसे को मैनेज कर सकता है। लेकिन इसमें उसको एक यहाँ पे ज़रूरी कैपिंग है कि मैक्सिमम 75% जो है वो एसेट क्लास ई यानी इक्विटी में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकता है। अब चलिए देखते हैं एनपीएस के बेनिफिट्स क्या हैं।
तो सबसे पहले जो एनपीएस में हमारे पैसे का जो पोर्शन इक्विटीज़ में जाता है ना, इस इक्विटी का जो पैसा है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसको कितने रिटर्न्स मिलेगी। ये कभी कभी ज़्यादा भी मिल सकती हैं और कम भी मिल सकती हैं। लेकिन ताहम आज तक जो देखा गया है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से, जीपी फंड से या बाकी जितने भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी एफडीज़ हैं, तो उन सब फंड्स से ज़्यादा जो रिटर्न्स आई हैं वो इसी इक्विटीज़ में आई है, यानी एनपीएस में आई है। दूसरा, इस स्कीम को लागू हुए लगभग 2 डिकेड्स होने जा रही हैं और आज के आदाद शुमार के मुताबिक, आज के अगर स्टैटिक्स पे नज़र डालें तो 9 से 12% एनुअल रिटर्न्स अभी तक जो हैं एनपीएस ने रियलाइज़ की है। और इसके अलावा भी इसका एक बेनिफिट ये भी है कि हर जो एम्प्लॉई है अपने ऑनलाइन जो है अपनी फंड्स को, अपने एनपीएस अकाउंट को मैनेज कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है और फंड्स की परफॉर्मेंस पे भी नज़र रख सकता है। इसके अलावा टैक्स सेविंग में एनपीएस एम्प्लॉइज़ को ओपीएस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है 10% बेसिक पे ऑफ डीए, वो जो एटीसी में उसको रिलैक्सेशन मिलती है, अपना टैक्स सेव कर सकता है। उसके अलावा भी जिसकी लिमिट 1.5 लाख तक है, लेकिन जो एटीसी के अंडर है 1.5 लाख तक मैक्सिमम सेविंग दिखा सकता है। लेकिन अगर उसकी सेविंग और ज़्यादा है तो वो एटीसीसीटी 1B में एक्स्ट्रा 50,000 का टैक्स जो है सेव कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो आती है एनपीएस को एम्प्लॉई को, जैसे कि हर एम्प्लॉई को पता नहीं है, क्योंकि वो जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन आती है जिस तरीके से वो आती है उसी तरीके से वो उसके प्रान कार्ड में चली जाती है, उसको फिज़िकली वो को देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम जो है उसके अकाउंट में वो पैसा आएगा, क्योंकि उसके एनपीएस कॉर्पस में जमा हो रहा है। तो जो 14% गवर्नमेंट भी जो 14% एम्प्लॉई शेयर दे रही है वो भी टैक्स से माफ़ है। कुल मिला के नेशनल पेंशन स्कीम में टैक्स बेनिफिट जो है EEE है, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जो वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी टैक्स से एग्जेम्प्ट है, और उसके अलावा 50,000 और एग्जेम्पशन है ATCC D1B में, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है वो भी टैक्स फ्री है। और उसके बाद जो वो एनपीएस पैसा जमा करता है और फिर उस पर इंटरेस्ट अर्न करके विड्रॉ करता है, उस पैसे पे भी कोई टैक्स नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है एनपीएस एम्प्लॉइज़ के लिए। दूसरी एक अहम बात जो एनपीएस में है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी किसी भी वक्त जो है एनपीएस सब्सक्राइबर जो है अपनी जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है जमा कर सकता है। उसके लिए बंदिश नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल ईयर में उसने अपना जो अमाउंट है वो एनपीएस अकाउंट में जमा करना है। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें देखने को मिलती है कि जो एनपीएस है इसको पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है बड़े शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है ट्रांसपेरेंट नॉर्म से इसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करती रहती है, मॉनिटर करती रहती है, और इसको मैनेज जो करता है वो पेंशन फंड ट्रस्ट करता है। देखते हैं इसके रिस्क असेसमेंट्स को। जैसे कि मैंने पहले कहा कि रिस्क असेसमेंट, ये तो पता है कि हम कंट्रीब्यूट कितना करेंगे, लेकिन ये पता नहीं है कि हमें वापस कितना मिलेगा। वो मार्केट वैल्यू उस वक्त की डिसाइड करेगी कि उसके रिटर्न्स कितने आए होंगे। फिलहाल इक्विटी में जो पैसा लगता है वो उसकी कैपिंग 75% to 50% है, जिस पैसे का हमारा इक्विटी में एक्सपोजर हो जाता है। 75% यानी कि अगर आपकी 50 साल से कम उम्र है तो 75% पैसा जो है आपका इक्विटी में लगेगा। जब आपकी उम्र 50 हो जाएगी, 50 ईयर्स हो जाएगी, तो उस वक्त 2.5% यानी 2.5% जो है हर साल कम कम कम, यानी इस साल 75%, जब 51 का हो गया 2.5% कम, फिर 52 का हो गया, फिर 2.5% कम, कुल मिला के जब वो 60 ईयर्स की उम्र तक पहुंचता है तो टोटल 50% पैसा जो है उसका उस वक्त इक्विटी में होता है, यानी कि जो मार्केट में पैसा होता है। बाकी सारा गारंटीड प्लान में होता है, तो 50% जो पैसा होता है वो इक्विटी में होता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं जो पैसा है लास्ट के दिनों में सॉफ्ट कॉर्नर पे चला जाता है।
उम्र के साथ साथ। अब जब एक इन्वेस्टर की उम्र जो है 60 साल हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है तो 50% ही कंट्रीब्यूट कर सकता है, और इससे जो है रिस्क काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो जाता है और मार्केट की वोलेटिलिटी से इस पैसे को इक्विटी से बचाया जा सकता है और सेफ किया जा सकता है। और उसके बाद जो अर्निंग पोटेंशियल है एनपीएस का, और जैसे कि हम किसी में पीएनबी में पैसा लगाते हैं, एसबीआई में लगाते हैं, एचडीएफसी में लगाते हैं या किसी और में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो अर्निंग पोटेंशियल एनपीएस के पास है वो बाकी स्कीम्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं कि एनपीएस और ओपीएस में डिफरेंस क्यों है। 2004 से पहले सभी मुलाजमिन जो है ओपीएस में आते थे, यानी कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर आते थे। ओल्ड पेंशन स्कीम एक डिफाइंड पेंशन स्कीम थी जिसमें एक मुलाजिम को 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन और उस पर जो डीए बनता है वो दिया जाता है, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस मैंने पहले ही कहा, एनपीएस डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसमें पहले हमने कंट्रीब्यूट करना है, जब एक मुलाजिम इसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसके बाद ही इसको रिटर्न्स मिलेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए शुक्रिया। अभी एनपीएस में और बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है। एनपीएस को कैसे विड्रॉ करना है, एनपीएस कितने % एक मुलाजिम विड्रॉ कर सकता है, किस पर्पज़ के लिए विड्रॉ कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस करना बाकी है। तो उम्मीद है तो अगली वीडियो में है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी कोलीग्स को भी एनपीएस के बारे में जो डाउट्स हैं वो किसी हद तक क्लियर हो सकें। थैंक यू।